जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो शुरुआत करने से पहले एक बात बताएं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आ सके। ज्यादा देरी ना करते हुए डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, जहां बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट का एक और टॉपिक लिखा हुआ है प्रोन। और प्रोन की बात करें उससे पहले आपको पता है क्या बात करेंगे, अपन क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, क्योंकि विदाउट क्लासिफिकेशन एक जीव के बारे में बताना हमारे लिए क्या है, मुश्किल है। इसलिए हम ज्यादा देरी ना करते हुए डायरेक्ट बात करेंगे प्रोन। और प्रोन के लिए बात करेंगे तो हम सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन क्रिएट करते हैं कि क्लासिफिकेशन एक्चुअली में होता है वर्गीकरण। वैसे तो ऑर्थोपोडा के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ऑर्थोपोडा के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ऑर्थोपोडा के जनरल कैरेक्टर्स हमने पढ़े हैं, ऑर्थोपोडा का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा है। समझ रहे हो बात को। अब उसी क्लासिफिकेशन के कुछ हिस्सों की हम बात करेंगे। जब कुछ हिस्सों की अगर हम बात करें तो सब हम पढ़ेंगे संघ, उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा गण, गण के बाद बेटा हम पढ़ेंगे वंश, और वंश के बाद बेटा हम पढ़ेंगे जाति। यानी कि ये पांचों क्लासिफिकेशन के पॉइंट आपके पास में से बिना किसी रुकावट के। तो क्लासिफिकेशन संघ रहेगा, गण रहेगा, वंश रहेगा और बेटा जाति रहेगा। जैसा कि मैंने कहा कि अगर इसको इंग्लिश में देखें तो अपन यहां संघ को क्या लिखेंगे, फाइलम, वर्ग को क्या लिखेंगे, क्लास, गण को क्या लिखेंगे, ऑर्डर, वंश को क्या लिखेंगे, जीन्स, जाति को क्या लिखेंगे, स्पीसीज। यानी कि टोटल 5 पॉइंटों को हम यहां पर इंडिकेट करेंगे। अगर हम संघ की बात करें बेटा तो इसे हम ऑर्थ्रोपोडा में रखते हैं। कहां रखेंगे, ऑर्थोपोडा में। वर्ग की बात करें अपन क्रिस्टेशिया में रखेंगे। गण की अगर हम बात करें तो डेकापोडा में लिखेंगे। वंश के लिए मैंने क्या कहा, एजिटी जो है आपको उसको छाप दो, पैलिमोन। और जाति की हम बात करें माल्क सोनाई हो जाएगी। हिंदी में बात करें डायरेक्ट लिखेंगे ऑर्थोपोडा। वर्ग की बात करें तो हम वर्ग लिख देंगे इसका क्रिस्टेशिया। गण की बात करें तो इसे हम लिख देंगे डेकापोडा। वंश की अगर हम बात करें बेटा तो हम लिखेंगे, की हम बात करें के लिए हम लिख देंगे माल्क में सोनाई। ये एक क्लासिफिकेशन क्या हो गया बेटा, रेडी हो गया। और इसी प्रकार से आपको टोटल क्लासिफिकेशन शो करने हैं। एक चीज और याद रखना बेटा, मैंने क्या बताया आपको कि जब क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है, क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है तो उसके बाद में हम जीव के आवास एवं स्वभाव को देखते हैं, हैबिट एंड हैबिटेट को देखते हैं। अगर हम यहां तो यहां लिखेंगे हैबिट एंड हैबिटेट। एक चीज याद रखना, ये जो बातें हैं ना, इनको हम ये भी कह सकते हैं कि ये 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर में पूछ लेता है। अगर हम इसके स्वभाव की बात करें तो मैं प्रोन का यहां पर एक छोटा नाम जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं, तो हम इसे सामान्य भाषा झींगा क्या कहेंगे, झींगा कहते हैं। या मैं लिख सकता हूं कि झींगा। दूसरी बात याद रखना, ये जो है ये में भी और अलवणीय में भी रहता है, यानी कि मैरीन वाटर में भी फ्रेश वाटर के अंदर भी क्या करता है, निवास करता है। दोनों वाटर्स के अंतर्गत अपना जीवन यापन करता है।
तीसरी बात अगर हम यहां करें बेटा तो रहेगा कहां पे, ये तली में रहता है। कहां रहता है? तली में रहता है। हम बात करें ये कैसा जंतु है? रात्रिचर जंतु है। कैसा जंतु है? रात्रिचर जंतु है, यानी कि नोक्टोरल ऑर्गेनिज्म है। कौन सा ऑर्गेनिज्म है? नोक्टोरल ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा हम ये भी लिख सकते हैं कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है? सर्वाहारी प्राणी होता है। कैसा होता है बेटा? सर्वाहारी होता है। और सर्वाहारी को हम क्या लिखते हैं? ओमनीवर्स लिखते हैं। क्या? ओमनीवर्स ऑर्गेनिज्म भी लिख सकते हैं, जो वेजिटेरियन भी और नॉन वेजिटेरियन भी दोनों लक्षणों को दर्शाता है। यानी कि सहवाग भी खा सकता है, अन्य छोटे मोटे कीटों को भी ग्रहण कर सकता है। इसके अलावा इसकी और अगर छोटी सी बात करें तो ये 19 खंडों से मिलकर बनता है। खंडों से मिलकर बनता है, जिसके अंतर्गत स्पेशली 5 जोड़ी टांगे पाई जाती है। क्या पाई जाती है? 5 जोड़ी टांगे पाई जाती है। और इसमें पालुपाद पाए, क्या पाए जाते हैं? पलवे पाद पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रोन का आवास एवं स्वभाव रेडी हो जाता है। अब बेटा हम इसकी संरचना, स्ट्रक्चर्स की बात करें, और जब स्ट्रक्चर्स की अगर हमारे पास में बात आती है तो हमारे पास में एक डायग्राम बना हुआ है। क्या डायग्राम बना हुआ है? तो यहां पर हमारी हेडिंग क्या हो जाएगी बेटा? संरचना। तो एक चीज याद रखना, प्रोन की बात करें या ऑर्थोपोडा की बात करें तो प्रोन का जो शरीर है वो 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में? 3 भागों में। एक होता है अपने पास में सिर, दूसरा होता है वक्ष, और तीसरा होता है बेटा, इन दोनों को हैं तो इसको हम लिखते हैं सिरोवक्ष। क्या लिखते हैं? सिरोवक्ष। उधर एज इट इज लिखा होगा। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसका संपूर्ण शरीर जो है वो कितने खंडों से मिलकर बना है बेटा? 19 खंडों से। कितने खंडों से मिलकर बना है? 19 से। अब इन 19 का हम क्या बंटवारा करते हैं? क्या करेंगे? बंटवारा। अब बंटवारे के लिए देखो, सिर जो होता है ना और वक्ष जो होता है, ये टोटल 13 खंडों से मिलकर बनते हैं, क्योंकि सिरोवक्ष अकेला होगा कितने खंडों का? 3 खंड, 13 खंडों का। और उधर जो होगा बेटा वो कितने खंडों का होगा? 6 खंडों का होगा। अब देखो, अब अगर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग चलते हैं तो डायग्राम क्या कह रहा है हमारे पास में, तो समझो। सिरोवक्ष भाग जो होगा, यानी कि ये वाला जो पूरा भाग आपको दिख रहा है, देखो ये वाला जो भाग दिख रहा है, ये करके यहां से यहां तक दिख रहा है आपको, ये वाला जो भाग है ना, ये अकेले सिफेलोथोरैक्स का है। क्या है? सिफेलोथोरैक्स का है। और सिफेलोथोरैक्स हम किसको कह रहे हैं? सिरोवक्ष को कह रहे हैं। ये टोटल भाग जो है सिर प्लस वक्ष से मिलकर के बना है। और इस सिरोवक्ष को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करने का जो काम है वो किसका है? किसका है बेटा? कैराफेज का है। तो ये वाला, ये जो ब्लू येलो बॉर्डर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा कैराफेज का है। इस कैराफेज वाले भाग के अंदर गिल भी पाए जाते हैं, जो श्वसन का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? श्वसन का काम करेंगे। रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होगी वो गिलों के द्वारा हो रही है यहाँ पे। इसके अलावा देखो, अगर हम अगर भाग की बात करें तो इस अगर भाग पर हमें बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं। या मैं बात करूं संपूर्ण बॉडी के ऊपर बहुत से छिद्र पाए जाते हैं। इनकी बाद में बात करेंगे। तब तक अगर उधर भाग की बात करें, भाग के अंदर हमारे पास में देखो, यहाँ पे रेड लाइन से मैं आपको कुछ खंड बनाते हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। और ये 6 खंड होते हैं ना, ये आगे जा करके अपने पास में उधर भाग को बना। देखो यहां आपको फर्स्ट खंड, सेकंड खंड, थर्ड खंड, फोर्थ खंड, फिफ्थ खंड और सिक्स्थ खंड, ये 6 के 6 खंड किसके होंगे? उदर भाग के होंगे। और उदर भाग का जो पूरा विकास हो रहा है, इस उदर भाग का
पूरा विकास हो रहा है, जिसमें से 5 खंड पलुपाद अकेला ले लेगा और जो अंतिम खंड होगा ना वो टेल्सन यानी पुच्छ को दे देगा। किसको देगा? पुच्छ को देगा। इस प्रकार से इसकी एक बॉडी स्ट्रक्चर बढ़ गई। अब देखो यहां पर मैंने आपको बोला कि बाह्य छिद्र पाए जाते हैं। मैंने क्या बताया यहां पे आपको कि बाह्य छिद्र पाए जाते हैं। अब बेटा तो यहां बाह्य छिद्रों पे हमें सबसे पहले मुख दिखेगा, क्योंकि ऊपर ही ऊपर क्या है? मुख है। उसके बाद में मुख से जस्ट नीचे वर्कक छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे? वर्कक छिद्र। उसके बाद में जस्ट नीचे आते हैं अपने पास में तो मिलेगा संतुलन छिद्र। क्या मिलेगा? संतुलन छिद्र। उससे जस्ट नीचे आते हैं चौथे भाग पे अपने पास में तो हमें मिलेगा गुदा छिद्र। उसके बाद में पांचवें पोर्शन पे अपन देखें तो हमें मिलेगा नर जनन छिद्र। और अंतिम बात होगी तो मादा जनन छिद्र की होगी। अब देखो अगर हम बात करें मुख की तो मुख जो होगा ये वाला हिस्सा है ना, इसके जस्ट नीचे, तुंड के जस्ट नीचे मुख छिद्र पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? मुख छिद्र पाया जाएगा। तो मैं देखो यहां पर डायग्राम के माध्यम से ना समझ के यहां समझे कि हमने मुख लिखा। अब ये मिलेगा रोस्ट्रम के नीचे कैसा होगा बेटा? दरार रूपी। कैसा होगा? दरार रूपी। हम ये भी कह सकते हैं शिरोवक्ष के अग्र भाग पर क्या पाया जाता है? मुख पाया जाता है। रोस्ट्रम के नीचे पाया जाता है और दरार रूपी होता है, जहां से भोजन को ग्रहण किया जाएगा। ये रोस्ट्रम क्या है? रोस्ट्रम यहां पर मुख भोजन जो आ रहा है ना उसको छोटे छोटे टुकड़ों में या उसे रेतने का कार्य करता है। दूसरी बात अगर हम बेटा दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा? वर्कक छिद्र लिखा। कहां वर्कक छिद्र लिखा है तो माइंड में एक ही चीज आती है कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को या उत्सर्जन की क्रिया के लिए हमें वर्ककों की आवश्यकता होती है। तो ये वही वर्कक छिद्र होंगे जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालेंगे। पाए कहां जाएंगे? एंटीना, एंटीना के पास या एंटीना के नीचे पाए जाते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखूंगा संतुलन छिद्र। क्या लिख रहा हूं? संतुलन छिद्र। बैलेंस पोर की बात करेंगे और ये बैलेंस पोर जो प्रेजेंट होगा एंटीन्यूल पे प्रेजेंट होगा। किस पे प्रेजेंट होगा? एंटीन्यूल प्रेस रंगिका के पास में होगा। अर्थात जब प्रोन का बैलेंस बिगड़ता है या प्रोन जैसे उबड़ खाबड़ जगह पर जाता है तो उसे बैलेंस करने का काम किसका होता है? एंटीन्यूल का। जैसे ये भाग है अपने पास में, ये भी इस तरह रखा हुआ है। अब जैसे ये इधर जा रहा है तो ये नीचे जा रहा है ना, बैलेंस बिगड़ रहा है, तो एंटीन्यूल क्या करेगा? इसको ऊपर की ओर दिखाएगा, फिर इस साइड पे ले जाएगा। अब ये यूं जा रहा है तो फिर ऊपर जा रहा है, फिर इसको नीचे की ओर दिखाएगा, तो ये बैलेंस हो गया। तो बैलेंस करने का काम किसका होगा? एंटीन्यूल का। अगर बात करें यहाँ पे चौथे पॉइंट की तो हम गुदा छिद्र की बात कर सकते हैं। बात करेंगे गुदा छिद्र की, और गुदा छिद्र के लिए हम कहेंगे अंतिम खंड पर, अंतिम भाग जो होगा, जो टेंशन वाला भाग है, जो पुच्छ वाला भाग, यहां पर गुदा छिद्र पाया जाएगा जो अपचित भोजन को बाहर निकालने का काम करेगा। इसके अलावा हम पांचवें पॉइंट में यहां बात करें तो हम केवल नर जनन छिद्र की बात करेंगे यहां पे। इसी प्रकार यहां पे छठा पॉइंट इसी के साथ ऐड करें, मादा जनन छिद्र। बात करूंगा मैं मादा जनन छिद्र की बात करूंगा तो देखो नर जनन छिद्र की बात करें तो केवल नर की बात करूंगा मैं, यहां पे केवल नर की बात करूंगा और लिखूंगा मैं पांचवी जोड़ी टांग पर, पांचवी जोड़ी चलन, यानी पांचवी जो चलन टांगे होंगी वहां पर क्या पाया जाएगा? नर जनन छिद्र। इसी प्रकार अगर हम जनन छिद्र की तो मादा में जो तीसरी जोड़ी चलन टांग क्या पाया जाता है? मादा जनन छिद्र पाया जाता है। तो इस प्रकार से टोटल का वेरिएंट बढ़ जाता है। समझ रहे हो बात को? अब जैसे देखे स्थिति देखे तो कहां कहां है? ये रोस्ट्रम वाला भाग हो गया, इसके जिस होगा आगे तो यहां पर हमारे पास में कंपाउंड आइज, एक नेत्र रह गया। नेत्र की बात करें तो देखने का काम करेगा, कंपाउंड आइज होगी। और कंपाउंड आइज किस पर डिपेंड होती है? ओमिटीडिया पर डिपेंड होती है, क्योंकि कंपाउंड आइज को बनाने का काम किसका होता है? ओमिटीडिया का। ओमिटीडिया जो होती है वो कंपाउंड आइज की संरचनात्मक और क्रियात्मक दोनों इकाई होती है। संरचना भी बनाने का काम करेगी और उसे फंक्शन करवाने का काम भी किसका होगा? ओमिटीडिया का होगा।
इसके बाद में यहाँ पे हम देखें तो यहाँ एंटीना, एक एंटीना ये दिख रहा है, एक एंटीना ये दिख रहा है, तो यहाँ पर ये वाला जो शॉर्ट एंटीना है इसको अपन एंटी न्यूल मानते हैं। क्लियर बात है, ये हमने बंटवारा कर दिया। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसके नीचे क्या पाया जाता है, तो हमारे के नीचे यानी कि सिफेलोथोरेक्स भाग में ही दो पोर्शंस और पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, दो पोर्शंस और पाए जाते हैं। एक नॉन चिलेट लेग होती है और नॉन चिलेट, एक हमारे पास में पेरिपोड होते हैं। पेरिपोड का मतलब हम यहां पर चलन टांगों से ले सकते हैं। दूसरी बात करें, जस्ट पीछे की ओर उधर की ओर जाते हैं तो उधर 6 खंडों से मिलकर बना है। इन 6 खंडों में से 5 खंडों पर कौन प्रेजेंट है, पालुपाद प्रेजेंट है, जो तैरने का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, तैरने का काम करेंगे। इसका एक अलग से चार्ट बनाएंगे, उसमें देख लेंगे अपन। और अंतिम जो भाग होगा वो किसका होगा, टेल्सन का, पुछ का होगा। और पुछ के पास में कौन प्रेजेंट होगा, यूरोपोड्स प्रेजेंट होंगे। यानी कि एब्डोमिनल पार्ट जो होगा 6 सेगमेंट से मिलकर के बना होता है। क्लियर बात है। अब हम बात करते हैं इसके बाह्य कंकाल की। बात करूंगा मैं बेटा बाह्य कंकाल की। और जब देखो बाह्य कंकाल की बातें हो, बाह्य कंकाल की अगर बातें हो रही है, याद रखना बाह्य कंकाल जो होगा अपने पास में एक्सोस्केलेटन को कहेंगे। किसको कहेंगे, एक्सोस्केलेटन को कहेंगे। और जब एक्सोस्केलेटन का जिक्र हो, बाह्य हो, तो मिलकर बनता है काइटिन से। किससे मिलकर बनेगा, काइटिन से। काइटिन अगर याद है और ये नहीं है तो आप याद रखो कैल्शियम कार्बोनेट, कि बाह्य कंकाल किससे मिलेगा, काइटिन से या कैल्शियम कार्बोनेट से। हम ये भी कह सकते हैं कि यहां पर काइटिन से बनी कुछ प्लेटें पाई जाती है, काइटिन से बनी कुछ प्लेटें पाई जाती है, को हम स्केलेराइट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्केलेराइट कहते हैं। अब ये जो स्केलेराइट है ना, ये सिरोवक्ष में अलग पाई जाती है और उदर में अलग पाई जाती है। तो ये प्लेटों की अगर बात करें तो अगर सिरोवक्ष की बात हो रही है, सिरोवक्ष के खंडों में प्रेजेंट स्केलेराइट्स की बात हो रही है, तो उन्हें मैं कह दूंगा बेटा एपीमेरोन। क्या कहूंगा, एपीमेरोन। और अगर बात किसकी होगी, उदर खंड की होगी, तो उसको अपन लिख देंगे टर्गाइट। ये भी कह सकते हैं टर्गाइट, यानी जो खंड है जो आपस में जुड़े हुए हैं टर्गाइट वाले प्लेटों के, वो टर्गाइट मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होंगे, टर्गाइट मेम्ब्रेन से जुड़े होंगे। ये बात हो गई बाह्य कंकाल की। अब हम बात करेंगे, किसकी बात कर रहे हैं, उपांगों की, अपेंडेज की बात करेंगे। अपेंडेज के लिए बात करें तो टोटल 19 खंड है और इन 19 खंडों में एक एक जोड़ी क्या हो रहा है, एक एक क्या पाए जा रहे हैं, उपांग। तो 19 खंड है और 19 खंड में एक जोड़ी है, तो टोटल कितने उपांग हो जाएंगे बेटा अपने पास में, 38 उपांग हो जाएंगे। कितने उपांग हो जाएंगे, 38 उपांग। अब इन 38 उपांगों का बंटवारा मैं किस प्रकार करूंगा, तो समझिएगा, चार्ट के रूप में उपांग लिखा और उपांग 3 भाग में बांट दिया। मैं यहाँ पे 3 भाग बनाऊं, लेकिन मैं 2 बनाता हूं, केवल एक तो मैं बनाता हूं बेटा यहाँ पे सिरोवक्ष। सिरोवक्ष को मैं क्या लिख रहा हूं, सिफेलोथोरेक्स। और बेटा एक चीज याद रखो, दूसरा कौन सा होगा, उधर अपन क्या लिख रहे हैं, ये चीजें तो हमने पढ़ है सर यहाँ पे। तो मैं एक और काम कर रहा हूं, इस सिफेलोथोरेक्स को मैं 2 भागों में बांट रहा हूं। सिफेलोथोरेक्स का एक भाग हो जाएगा सिर और इसका दूसरा भाग हो जाएगा वक्ष। इंग्लिश वर्ड लिखेंगे अपन थोरैक्स, और है सिर के लिए क्या लिख देंगे, ठीक। अब आपसे पूछे साहब सिर अलग क्यों है, तो ये केवल 5 खंडों से मिलकर बना है। कितने खंडों से, 5 से। थोरैक्स कितने से मिलकर बनेगा, फिर 13 से, सॉरी 8 से। कितने से मिलेगा, 8 से। सिरोवक्ष टोटल 13 खंडों से, 8 और 5 कितने हो गए, 13। अब बचा एब्डोमेन। एब्डोमेन के अकेले कितने खंड है, 6 खंड। अब देखो ये जो सिर है ना, इसके कुछ बांटते हैं अपन। पहला पोर्शन जो होगा इसका, पहला पोर्शन जो होगा इसका वो होगा एंटीना, यानी कि एंटीना यानी श्रृंगिका। दूसरा होगा एंटीन्यूल यानी कि प्रश्रृंगिका। तीसरा होगा मैंडिब्यूल, कौन सा होगा, मैंडिब्यूल। अगर चौथी बात करें तो वो जंबिका,
कौन होगा? लघु जंबिका, और अंतिम कौन होगा बेटा? जंबिका। ऐसे करके इसके कितने पोर्शंस होंगे? 5। अब इन 5 पोर्शंस का बंटवारा मैं किस प्रकार कर रहा हूं तो समझो। एंटीना जो है वो क्या यहाँ पे? संवेदना का। किसका काम करेगा? संवेदना, यानी जो भी सूचनाएं आएगी उनको लेकर के आएगा। दूसरा, एंटीना के पास में कौन प्रेजेंट है? वर्कक छिद्र। अभी थोड़ी देर पहले बताया उत्सर्जन का काम करेगा। एंटीन्यूल की बात करें तो एक काम तो इसका क्या हो जाएगा? संवेदना का, यानी कि जो भी सूचनाएं आएंगी उनको लेगा। और संवेदनाओं के साथ में ये क्या काम करेगा? संतुलन का, जो अभी बताया कि बैलेंस का काम भी कौन कर रहा है? एंटीन्यूल। मैंडिबल की बात करें तो मैंडिबल का काम क्या होता है? काटने का व चबाने, यानी कि दांतों के समान जो काम होगा वो किसका होगा? मैंडिबल का। और लघु जंबिका और जुब्बिका का काम क्या होता है? तो भोजन को प्रवेश करवाने का, भोजन को प्रवेश करवाने का, यानी मुख के अंदर भोजन को क्या करवाएंगे? प्रवेश करवा देंगे। अब देखो ये वक्ष है, तो वक्ष को भी मैं कितने भागों में? 2 भागों में। एक तो हो जाएंगी इसकी चलन, क्या हो जाएंगी? चलन टांग, और एक हो जाएंगी जंबिका पाद। अब देखो, अगर चलन टांग और जंबिका पाद की मैं बात करूं तो चलन टांग जो है वो 5 से मिलकर, और जंबिका जो है वो 3 से मिलकर बनी है। यानी 5 खंड किसके होंगे? चलन टांगों के। 3 खंड किसके होंगे? जंबिका के। काम क्या होगा? चलन टांग का काम क्या है बेटा? गमन करने का। और जंबिका का काम क्या होगा? जो भोजन अगर इसके संपर्क में आ रहा है तो भोजन को पकड़ने का जो काम होगा वो किसका होगा? जंबिका पाद का। इसी प्रकार उदर की बात करें तो उदर को भी मैं 2 भागों में बांटता हूं। एक तो मैं बांटूंगा पलुपाद में, यानी प्लेपोर्ट्स में बांट दूंगा, और एक भाग जो होगा वो टेल्सन का होगा, यानी अंतिम पार्ट हो जाएगा। अब देखो पलुपाद कितने से मिलकर बन रहा है? 5 से। टेल्सन कितने से मिलकर बन रहा है? 1 खंड से। पलुपाद का काम क्या होगा बेटा? तैरने का। किसका काम होगा? तैरने का काम होगा। जबकि ये जो टेल्सन बचा है ना अंतिम भाग, तो ये किसका निर्माण करेगा? पुच्छ का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा? पुच्छ का। तो इस प्रकार से हम प्रोन की कुछ छोटे छोटे हिस्सों की बात कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे प्रोन की तंत्रिका तंत्र की, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे, इसके सर्कुलेटरी सिस्टम्स की बात करेंगे, अन्य ऑर्गन सिस्टम्स की बात करेंगे, और अंत में रिप्रोडक्शन सिस्टम की बात करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने भाई बंधुओं तक, या जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में है उनको भेज सकते हो। बाकी हम आपको धीरे धीरे पूरा मैटर अवेलेबल करवा